गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमरचंद खटोड़, लेक्चरर हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन हरदा। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक संधि का चैप्टर लेकर आए हैं जो आपको फाउंडेशन कोर्स में काम आता है। आज हम पढ़ेंगे संधि की परिभाषा और उसके प्रकार, उसके पूरे प्रकारों को समझेंगे। संधि होती क्या है, ठीक है। अब संधि के समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको वर्णों ज्ञान होना चाहिए। हमने छोटी क्लास में वर्णमाला पढ़ी है, स्वर पढ़े हैं और व्यंजन पढ़े, तो ये स्वर और ये व्यंजन ही आपके संधि में दिखाई देंगे, ठीक है। तो जो आपके स्वर हैं वो सारे स्वर संधि के प्रकार होंगे और जितने व्यंजन हैं वो व्यंजन आपको व्यंजन संधि में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। संधि की परिभाषा होती क्या है, ठीक है। संधि यानी क्या, तो दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। क्या हुआ, दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। हमने छोटी कक्षा में एक परिभाषा पढ़ी है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में है। तो संधि में क्या होगा, दो वर्ण आपस में मिलेंगे, वो स्वर या स्वर हो सकते हैं, स्वर या व्यंजन हो सकते हैं, या फिर उसमें विसर्ग हो सकते हैं। इस प्रकार के आपके स्वरों का मेल उसको दिखाई देगा। तो दो स्वरों के, दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। देखिए, संधि में एक शब्द देखा हमने, वो देखा देवालय। एक शब्द आपके सामने उपस्थित है, वो है देवालय। अब आप इसमें देखिए, देवालय में जब इसको हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद करने के बाद में हमारे सामने दो शब्द आते हैं। एक शब्द आता है देव, ठीक है, और एक शब्द आता है आपके सामने आलय, ठीक है। दो वर्ण आए, देव और आलय। लेकिन अब हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन शब्दों में से और वर्णों को निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, ये शब्द लिखा आपके सामने देव, ठीक है। व में से निकाला है हमने अ, क्या निकला, व में से अ, धन। इसके बाद में जो आ है ये ऑलरेडी आ है, ये हो गया आपका आ और आ मिलकर क्या बन गया, आपका आ बन गया। ये आपको स्वर संधि में देखने को मिलेंगे। एक चीज़ आप ध्यान दें, आप बता देते हैं कि स्वर तो अपने आप में पूर्ण है, ठीक है, स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अलग समझाता हूँ मैं। जैसे हमने शब्द लिखा क, ये क शब्द लिखा, इस क वर्ण में स्वर अपने आप मिला हुआ है। अगर हम निकालते हैं तो इसमें अ जो है वह आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिना स्वर के व्यंजनों को लिख सकते हैं, लेकिन बिना स्वर के व्यंजनों को बोल नहीं सकते। कहीं ना कहीं व्यंजन का प्रयोग, उसमें स्वर का प्रयोग हो जाता है। आगे व्यंजन से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो एक शब्द हमने देखा था देवालय, देवधन आलय। ऐसे जगन्नाथ शब्द हम देखते हैं। जगन्नाथ में भी दो शब्द, दो आगे आप सामने जगत धन नाथ। जगत में से त तो ऑलरेडी आपका स्वर रहित शब्द है, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। जिस शब्द में, जिस वर्ण में हलंत लग जाता है ना, वो वर्ण जो है स्वर रहित हो जाता है। और नाथ में से हमने निकाला आ, ठीक है। तो ये डबल ना बना। आगे इसको व्यंजन संधि में इसके प्रकार को भी समझेंगे। और हमने देखा मनोयोग, तो मनोयोग में हमने दो शब्द देखे, मनः धन योग। तो मनः में से निकला विसर्ग निकला और ये निकला ओ की मात्रा। इस प्रकार से विसर्ग कैसे बनते हैं हम उसको विसर्ग संधि में समझेंगे। तो देखिए, संधि की परिभाषा क्या होती है, दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उससे हम संधि कहते हैं। जैसे देवालय, देवधन आलय, जगन्नाथ, जगन्नाथ नाथ, मनोयोग, मनोधन योग, ठीक है। अब ये हो गया आपका संधि। इस शब्द को बोलते हैं हम, ये जो सारे शब्द आपको सामने दिए हुए बेटा, ये सारे शब्द आपके हैं संधि। क्या बोलेंगे इनको, हम संधि बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये शब्द जो आपके हमने तोड़े हैं, जैसे शब्द आपका टूटा है, ये शब्द को बोलते हैं हम विच्छेद। क्या बोलते हैं, विच्छेद बोलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, संधि विच्छेद क्या, तो संधि के नियमों द्वारा मिले स्वर्णों को फिर मूल अवस्था में लाने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो आपको समझ में, संधि यानी क्या, दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि में दो वर्ण आपको आते हैं, स्वर या स्वर हो सकता है, स्वर या व्यंजन हो सकता है, या विसर्ग भी हो सकता है। ये हुई आपकी संधि की परिभाषा।
ठीक है, संधि की परिभाषा आपकी क्लियर हो जाती है। अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। ठीक है, तो संधि के आपके जो प्रकार होते हैं वो संधि के आपको 3 प्रकार होते हैं। तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के हम 3 भेद कहते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला जो भेद है आपका वो है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, 3 प्रकार है संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चूंकि स्वर संधि बड़ा है तो आज हम केवल स्वर संधि और स्वर संधि के प्रकारों को ही समझेंगे। ठीक है, तो संधि के कितने प्रकार हुए? संधि के 3 प्रकार हुए। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। अब हम आते हैं स्वर संधि के ऊपर। तो जो स्वर संधि होती है वो देखिए, परिभाषा क्या है स्वर संधि की? स्वर संधि की परिभाषा है स्वर के बाद स्वर। ठीक है, अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या परिभाषा है? स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि आपके स्वर जो होते हैं वो स्वर वैसे होने को 13 हैं, लेकिन इसमें हम 10 स्वर लेंगे। अ से लेके औ तक जो स्वर हैं वो स्वर आपके स्वर संधि में आपको दिखाई देंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, इसी 5 भेदों को हम समझेंगे। तो पहले आप स्वर संधि के 5 भेद देख लीजिए। ठीक है, स्वर संधि 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है स्वर संधि का दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां आपका है अयादि संधि। इन्हीं 5 प्रकारों को हम समझेंगे। अब चूंकि स्वर संधि में आपको दिया हुआ है तो हम थोड़ा समझ लें कि स्वर संधि में स्वर का मेल कैसे होता है। ठीक है, स्वर संधि में स्वर का मेल कैसे होता है। एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, अब आपको शब्द को थोड़ा तोड़ना आना होगा, अक्षर को तोड़ना आना होगा। आपने वर्ण विच्छेद करे होंगे और वर्ण विच्छेद करते हैं तब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि स्वर में व्यंजन में स्वर किस प्रकार से मिला होता है। ठीक है, आप देखिए शब्द आपके सामने लिखा है, ये शब्द लिखा है ये देखिए एक शब्द लिखा हमने सामने लिखा है, हमने लिखा सूर्यास्त। क्या लिखा है? सूर्यास्त। ये देखिए आपको सूर्यास्त लिखा है। सूर्यास्त में से सूर्य और अस्त, सूर्य धन अस्त, इसका क्या है? संधि विच्छेद है। अब देखिए सूर्य में से हमने यह निकाला, यह निकाला, और मैंने आपसे कहा था कि हर व्यंजन में स्वर होता है। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन होते नहीं हैं। तो सूर्य में से क्या निकला? आ निकला। ठीक है, और इसको आ को ले लिया तो यह आ निकला। आ और आ मिलकर क्या बन गया? आ बन गया। ये स्वर संधि है। ठीक है, आ की मात्रा हो गई। जैसे हमने विद्यालय लिया, विद्यालय लिया, विद्यालय में आप देखिए, विद्यालय में आपका ये ध्या, हमने ध्या देखा, ध्या में से क्या निकाला हमने? ध्या में से हमने आ निकाला, आ में से हमने आ निकाला, आ और आ मिलकर क्या बन गया आपका? बड़े की मात्रा बन गई, बड़ाओं की मात्रा बन गई। ठीक है, इसी प्रकार मतानुसार निकाला, मतानुसार में भी ता देखिए, तो मत में से आ निकाला हमने और अनुशय में आ निकाला और आ मिलकर क्या बन गया? आ बन गया। और सत्याग्रह में हमने सत्याग्रह में त्या में से ता में से आ निकाला, ये आ निकल गया, आ में से आ निकाला, ये आ निकल गया और आ बनकर क्या बन गया? आ बन गया। ये आपके स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि यानी क्या? स्वर के बाद स्वर। ये देखिए हमने, ये पहला स्वर हो गया, ये दूसरा स्वर हो गया, स्वर के बाद स्वर, 2 स्वरों के मेल से, देखो उसमें पूरे स्वर ही हैं, इसमें कोई व्यंजन आपको दिखाई दे रहा है क्या? कोई व्यंजन नहीं दिखाई दे रहा है। ये दोनों स्वर हैं, 2 स्वर के मेल हो रहे हैं आपस में, हो रहे नहीं हो रहे? तो यही आपकी स्वर संधि होती है। कहीं छोटा ह्रस्व स्वर मिलता है, कहीं दीर्घ स्वर मिलता है, कहीं दीर्घ ह्रस्व स्वर मिलता है। इस प्रकार से ये जो स्वर है ये स्वर संधि में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये स्वर संधि की परिभाषा हो गई। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के 4 उदाहरण हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्वर संधि के ही 5 प्रकार समझते हैं। जो स्वर संधि के 5 प्रकार देखे हैं ना,
उन्हें 5 प्रकारों को हम समझते हैं। देखिए, स्वर संधि का पहला प्रकार है आपका दीर्घ संधि। पहला प्रकार क्या है? दीर्घ संधि। अब यहाँ पर शब्द लिखे हैं ह्रस्व या दीर्घ, तो आप ध्यान रखिए, ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो जो छोटे स्वर आपके होते हैं, ठीक है, जो ह्रस्व स्वर आपके होते हैं वो छोटे स्वर हैं। आपने छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा या पढ़ के आए होंगे छोटी क्लासों में। तो स्वर संधि में क्या होगा? दीर्घ संधि में क्या होगा? दीर्घ संधि में आपको जो ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व और दीर्घ स्वर देखने को मिलेंगे। तो ह्रस्व स्वर आपको मालूम है जो छोटी की मात्रा होती है, छोटा की मात्रा होती है, वो सारे शब्द कौन से होते हैं? आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, सब सारे स्वर क्या है? आपके दीर्घ स्वर हैं। यही स्वर आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो दीर्घ संधि यानी नाम से पता चल रहा दीर्घ यानी बड़ा। तो परिभाषा क्या है? ह्रस्व या दीर्घ। क्या है? ह्रस्व या दीर्घ यानी अ, ई और ऊ, ठीक है, अ, ई या ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ हो जाता है, दीर्घ ई हो जाती है और ये दीर्घ ऊ हो जाता है। ठीक है, ये ऊ है आपका बड़ा ऊ। ठीक है, तो क्या मतलब हो जाता है? दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। अब इन उदाहरणों में हम देखते हैं किस प्रकार से। एक शब्द आपके सामने लिखा है, वो लिखा है मतानुसार। क्या शब्द लिखा है? मतानुसार। ये सरल देखिए आप, मतानुसार। ठीक है, मतानुसार को हमने जब संधि विच्छेद करा तो शब्द निकला आपके सामने मत और दूसरा शब्द है अनुसार। आप देखिए, ठीक है, अब मतानुसार में मत धन अनुसार, तो ये शब्द आपका है अ, ठीक है, ये भी अ है, ठीक है, अ और अमल का क्या बन गया? आपका आ शब्द बन गया। तो देखिए, यदि आ ई ऊ के पश्चात आ ई ऊ आता है तो बड़ा मात्रा हो जाती है। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। हमने लिखा देवागमन। क्या लिखा है? देवागमन। देवागमन में देखिए देव धन आगमन लिखा है, देव धन आगमन। अब देव में से ये जो है आपका हमने क्या निकाला? वा में से आ निकाला, ठीक है, आ निकल गया। ठीक है, आगमन में से आ निकाला, ये निकल गया। अ प्लस अ बराबर क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। इसी प्रकार से शब्द का हमने परीक्षार्थी है, परीक्षार्थी में से हमने निकाला परीक्षा, ये परीक्षा में निकाला, और अर्थी ये निकाला अ। तो देखिए परीक्षा का अ, इसका आ निकाला इसमें से हमने, ठीक है, आ स्वर निकल गया, आ में से आ निकल गया, आ और आ मिलकर क्या बन गया? आ की मात्रा बन गई। मुनिंद्र देख शब्द हमने देखा, ये मुनिंद्र है, मुनिंद्र में से मुनि प्लस इंद्र, अब मुनि प्लस इंद्र, तो ई जो छोटी की मात्रा निकल गई, ये छोटी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा बराबर क्या बन गया? ये बन जाती है बड़ी की मात्रा। इसी प्रकार रजनीश शब्द देखा, रजनीश में लिखा रजनी प्लस ईश, रजनी में बड़ी ई निकल गया, ये बड़ी ई निकल गया, ये बड़ी क्या बन गई? बड़ी बन गई। भानुदय शब्द हमने देखा, तो भानुदय में नू जो शब्द है उसका निकाला हमने छोटा ऊ, उदय में छोटा ऊ, दोनों मिलकर बन गया बड़ा ऊ। इस प्रकार से आपका ये वधुर्वी शब्द निकाला। वधुर्वी में आप देखिए, ये वधु में से बड़ा ऊ निकाल लिया, ठीक है, उर्वी में से ऊ निकाल लिया, ये क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो क्या होता है? दीर्घ संधि में दो स्वर ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ या ह्रस्व दोनों आते हैं, और अंत में क्या होता है? दोनों स्वर को मिलकर और बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि सब में बड़ी की मात्रा आ रही है। यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा की मात्रा और बड़ा की मात्रा। तो दीर्घ संधि को जो पहचानने का नियम है, ठीक है, अगर हमको दीर्घ संधि पहचानना है कि दीर्घ स्वर संधि है क्या, तो दीर्घ स्वर संधि पहचानने का नियम होता है कि दीर्घ स्वर संधि में आपकी के तो आ की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी या बड़ाऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, मात्रा आपको ध्यान में है, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ये बड़ाऊ की मात्रा। इन मात्राओं का प्रयोग दीर्घ संधि में होता है, इसको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि
की परिभाषा क्या हुई, दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे मतानुसार है, देवागमन है, परीक्षार्थी है, मुनिंद्र है, रजनी से, भानुद है और वधुर्मी है। ठीक है, ये आपका हो गया दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा। ठीक है, अब हम दूसरी संधि है उसमें दीर्घ स्वर संधि देख ली। दूसरा है आपका गुण संधि। देखिए आप गुण संधि में यदि आ और आ के बाद, ध्यान रखना, यदि आ और आ के बाद में ई या ई, उ या उ और ऋषि स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। देखिए आप, ये शब्द आपको ध्यान में दिया हुआ है। देखिए ये शब्द लिखा आप हमने नरेंद्र, क्या लिखा है, नरेंद्र। नरेंद्र में देखिए ये लिखा हमने नर और इंद्र। नर में से, र में से आ स्वर निकाला हमने और ई स्वर निकल गया, ये क्या बन गया, आ और ई, ए। इसी प्रकार परमेश्वर में से, म में से हमने आ निकाला और ई ऑलरेडी ईश्वर है तो ई से ई बनकर ये क्या हो गया, ए हो जाता है। इसी प्रकार से परोपकार में से हमने पर धन आ में से आ निकाला। ठीक है, ये आ है और ये ऊ है तो क्या बन गया, ये ओ बन गया। ठीक है, इस प्रकार से परोपकार भी हो जाता है। तो इसकी पहचान क्या है, ठीक है, गुण संधि की पहचान ये है कि गुण संधि में ए, ओ और ऋषि की मात्रा आपकी आती है। ठीक है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा आपकी गुण संधि में आती है। ठीक है, ये आपको गुण संधि पहचान हो गई। ठीक है, और भी शब्द आपको हो सकते हैं, परमेश्वर है, रमेंद्र है। ठीक है ना, उसके बाद में हम देख सकते हैं गंगोदक है, महोत्सव है। ये शब्द क्या हैं, गुण संधि के उदाहरण हैं। तो गुण संधि में क्या होगा कि गुण संधि में यदि आ और आ के बाद क्रमशः ई या ई, उ या उ आता है। देखिए नियम थोड़ा से कठिन लगेंगे, आपको नियम याद नहीं हो सकते हैं, तो आप पहचान ये रखिए कि दीर्घ संधि में हमारे साथ बड़ी की मात्रा आई थी, बड़ों की मात्रा आई थी, आ की मात्रा आई थी, इतना ध्यान रखिए। और गुण संधि में हमारे सामने क्या आएगा, गुण संधि में ए की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी और अर की मात्रा, ऋषि की मात्रा आपकी आती है। ये गुण संधि के प्रकार है, गुण संधि की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब अगली संधि आपकी जो आती है, गुण संधि आपका हो गया। अब आपका आता है वृद्धि संधि। अगली संधि है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में यह है यदि आ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के मेल से आई हो जाता है, तथा आ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। अर्थात वृद्धि संधि में क्या होगा कि ये देखिए आप वृद्धि संधि, ठीक है, ये शब्द मैंने एक एक के लिखा, एक एक के में से एक शब्द लिखा, एक धन एक, इसका विच्छेद क्या हुआ, एक धन एक। अब एक धन एक में से का में से हमने निकाला अ और ए में से हमने निकाला ए, तो आ और ए मिलकर क्या होगा, ये आई की मात्रा हो गई। इसी प्रकार तो सदा सदैव शब्द जो है, सदैव में से सदा शब्द निकाला, सदा में से आ निकाला, आ प्लस ए बराबर आई की मात्रा हो गई। इसी प्रकार से महेश्वर में महाधन ऐश्वर्य में से महा में से हमने निकाला आ, ठीक है, आ अलग हो जाता है, आई में से आई आपको ऑलरेडी है ही अलग, ये हो जाता है आई की मात्रा। और वनो शब्द में से हमने निकाला तो वन में से आ निकल गया, औषध में से औ निकल गया, तो ये हो गया आपका औषध है वो, ये मूल के आपका औ की मात्रा आपकी हो जाती है। तो क्या हुआ कि दीर्घ संधि में अ और आ के बाद ए आई आए तो दोनों के मेल से आई हो जाता है, तथा आ और आ के पश्चात ओ औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि मैंने आपसे कुछ पहचानने का तरीका बताया था। ठीक है, दीर्घ संधि देख ली थी हमने, आ की मात्रा, बड़े की मात्रा, बड़ों की मात्रा। गुण संधि हमने देख ली थी, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। ठीक है, अब कौन सी मात्रा बची है, आई की मात्रा बची है और औ की मात्रा बची है। तो जो आपकी आई की मात्रा और औ की मात्रा जो होती है वह आपकी वृद्धि संधि में आती है। तो वृद्धि संधि पहचानने का नियम क्या है, वृद्धि संधि में आई की मात्रा आएगी, औ की मात्रा आएगी, अर्थात आई की मात्रा
और औ की मात्रा आपको वृद्धि संधि में देखने को मिलती है। अगर ये मात्राएं आपकी आती हैं तो निश्चित आप कह सकते हैं कि ये वृद्धि संधि है। ये पहचानने का तरीका बता रहे हैं, पहचानने का ट्रिक बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि कुछ हद तक आप तो संधि को पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे। देखिए यही की मात्रा आ गई, यही की मात्रा है, यह ओ की मात्रा है। ये वृद्धि संधि के आपके परिभाषा और उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका गुण संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। अगली संधि आपकी जो आती है वो है यण संधि। ठीक है, यण संधि में क्या होता है, यण संधि में यदि ई उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या उ और ऊ का व तथा ऋषि का र हो जाता है। ये यण संधि का नियम है। जैसे आपके सामने शब्द लिखा, ये लिखा हमने अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक लिखा। अब देखिए अत्यधिक में जो शब्द है ये अति धन अधिक। ठीक है, अति धन अधिक में से हमने अति में से निकाला ई, ये निकल गया ई, मैं यही बता देता हूँ आपको। और ये आ में से आ निकाला, ये आ निकल गया, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ये मिलकर यह बन गया। इसी प्रकार से हमने लिखा अत्याचार, अत्याचार में से हमने अति में से ई निकाला और आचार में से आ निकाला, ये बन गया या। ठीक है, प्रत्येक में से प्रति में से छोटी ही निकाला, ए में से ए निकाला, ये बन गया ये। और स्वागत में से भी ध्यान रखिए, स्वागत का क्या होगा तो सु धन आ, सु में से छोटाओं की मात्रा और आ में बड़ों की मात्रा, ये हो गया आपका स्वागत। और मात्रा ज्ञा में शब्द अगर आपका दिया हुआ है तो मात्रा ज्ञा में से ऋषि की मात्रा निकाली, ये मात्रा ऋषि की होती है, और आज्ञा में से आ की मात्रा निकाली, हो गया है ये मिलकर हो जाता है रा हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, गुण संधि में क्या होगा कि गुण संधि में शब्द आधे, यण संधि में शब्द आपके आधे हो जाते हैं। ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकारों को पहचानने का थोड़ा तरीका बता रहे हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको संधि पहचानने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको यण संधि हो गई। अगली संधि आपकी आती है यण संधि के बाद में अगला प्रकार आपका संधि का है वो है छठवां प्रकार आपका है, पांचवा प्रकार है आपका अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि यदि ए आई ओ औ क्या है, यदि ए आई ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ए का आय हो जाता है, आई का आय हो जाता है, ओ का आ हो जाता है तथा औ का आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ये आपकी अयादि संधि है। देखिए कुछ शब्द हम देखते हैं इसमें। ये देखिए शब्द लिखा नयन, क्या लिखा है नयन। नयन को हम विच्छेद करेंगे तो होता है ने धन अन। अब ने में से हमने निकाला ए, आ में से निकाला आ, ये हो गया आय। ठीक है, गायक, गायक में क्या है आई की मात्रा गई। ठीक है, तो आई निकाला, आ में से आ निकाला, ये हो गया आय। ठीक है, आय हो गया। इसी प्रकार से नायिका में से हमने निकाला ने, यानी आई निकाला, इका में से हमने लिखा ई, तो आई और ई हो जाता है आई। हम देखते हैं संधि होती क्या है। ठीक है, हम देखते हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा है कि दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। हमने छोटी क्लास में पढ़ के आए होंगे कि हमने एक शब्द पढ़ा था कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। वो परिभाषा आपके सही है। क्या होता है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, दो वर्णों का मेल होगा, शब्दों का नहीं होगा। एक वर्ण ये देखते हैं, एक वर्ण ये देखते हैं। ठीक है, संधि में क्या होता है कि दो वर्णों का मेल होता है और दोनों वर्ण मिलकर किसी शब्द का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं हम संधि। संधि में क्या होता है, आप ध्यान रखें कि स्वर या स्वर का मेल हो सकता है, स्वर या व्यंजन का मेल हो सकता है। तो क्या हुआ, दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया हुआ है देवालय। क्या उदाहरण है, देवालय। अब देखिए देवालय में शब्द लिखा है देव प्लस आलय। हम क्या करेंगे, देवालय देव प्लस आलय में से जो पहले का लास्ट शब्द है उसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे वह में क्या है, आ है, और यहाँ पे क्या है, आ है। दोनों आ और आ मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। यही आपके संधि के आपके नियम आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। तो क्या होगा कि इसमें
दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है कि उसको तोड़ना संधि विच्छेद कहलाएगा, उसको जोड़ना संधि कहलाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होता है? संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने की क्रिया को क्या हम कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। ये शब्द जो आपके हैं, ये शब्द आपके जो हैं, इसको हम बोलेंगे संधि। क्या बोलेंगे? संधि। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये शब्द कहलाएंगे संधि, और इसको हमने तोड़ा है तो ये शब्द आपके कहलाएं संधि विच्छेद। पेपर में आपको अगर संधि विच्छेद करने को आएगा तो ये शब्द दिए रहेंगे, आपको उसकी विच्छेद करना रहेगा। वो संधि करने को आएगा तो ये विच्छेद दिए रहेंगे, आपको उसको संधि करने को रहेगा। तो आपको ध्यान में आ गया, संधि यानी क्या? दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि में दो वर्ण होते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों मिलकर वो किसी नए वर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अ धन आ बराबर क्या होगा आपका? आ। ठीक है, तो ये संधि की परिभाषा हुई। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। ठीक है, देखिए संधि के जो प्रकार होते हैं, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए जाते हैं स्टूडेंट? तीन भेद किए जाते हैं। ठीक है, संधि का पहला प्रकार है स्वर संधि है, दूसरा है आपका व्यंजन संधि है, और तीसरा आपका है विसर्ग संधि है। अब हम तीनों जो संधि के प्रकार है उसको हम अच्छे से समझते हैं। पहला प्रकार आपका आता है स्वर संधि। देखिए स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि स्वर संधि में क्या होगा? स्वर के बाद स्वर। ठीक है, देखिए स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर। ठीक है, अर्थात कितने स्वर होंगे? दो स्वर होंगे। दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि संधि में क्या होगा? स्वर या स्वर का मेल होगा, या स्वर या फिर व्यंजन का मेल होगा। ठीक है, तो स्वर संधि में क्या होगा? स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, दो स्वर आपको मिलेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो स्वर होते हैं अ से लेके औ तक हम अभी देखते हैं, ये स्वर पूर्ण स्वतंत्र है और बिना किसी सहायता से बोले जा सकते हैं। लेकिन जो व्यंजन आते हैं आपके क ख ग घ आपने पढ़े होंगे, इन व्यंजनों को बोलने के लिए उसमें स्वर की सहायता होती है। इसलिए हम कहते हैं कि व्यंजन को बिना स्वर के हम लिख सकते हैं, लेकिन बिना स्वर की सहायता से व्यंजन बोल नहीं सकते हैं। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर आपका आ मिला हुआ रहता है, हम उसको व्यंजन संधि में समझेंगे। तो अभी हम समझते हैं स्वर संधि के जो परिभाषा है, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद हैं, पांचों प्रकारों को हम समझेंगे। पहला प्रकार है आपका दीर्घ संधि, दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और पांचवा है आपका आयादी स्वर संधि। इन्हीं पांचों प्रकारों को अच्छे से समझते हैं। पहले हम देखिए कि स्वर संधि की परिभाषा के आधार पर हम किस प्रकार के शब्द देखते हैं। एक शब्द आपके सामने दिया है, सूर्यास्त शब्द लिखा हुआ है, ये देखिए आप, सूर्यास्त। इस सूर्यास्त में इस सूर्य शब्द जो है इसका हमने अंतिम वर्ण लिया, ये रिया, और मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक व्यंजन में आ छिपा होता है, तो इसमें से हमने क्या निकाला? आ निकाला, इसका आ निकल गया, प्लस ये आ निकाला। ठीक है, आ और आ मिलाकर ये क्या बन गया? आ बन गया। जब हम आगे दीर्घ स्वर संधि देखेंगे तो पहचानेंगे कि किस प्रकार के शब्द बनते हैं। फिर विद्यालय में देखिए, विद्यालय में हमने इसके आ निकाला, ये आ गया, आलय का ये आ गया, ये दोनों आ मिलकर और एक आ बड़ा आ का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से मतानुसार में देखें, मतानुसार में ये त ह्रस्व अ है और अनुसार में भी अ है, तो अ और अ मिलाकर क्या बन गया? आ बन गया। और सत्याग्रह में भी ये अ है और आग्रह में भी ये अ है। इस प्रकार से दोनों मिलाकर आ का निर्माण करते हैं। तो इतना ध्यान रखिए कि स्वर संधि परिभाषा क्या होगी? स्वर के बाद स्वर। ये देखिए, ये स्वर के बाद ये स्वर आया, ये स्वर के बाद ये स्वर आया, ये स्वर के बाद ये स्वर आया, ये स्वर के बाद ये स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से ये दोनों स्वर के मेल हो गए, और दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते
हैं। ठीक है, अब स्वर संधि के 5 प्रकार आपके हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। ठीक है, तो हम उसका जो पहला प्रकार है वो पहला प्रकार देखते हैं। स्वर संधि का पहला प्रकार आपका आता है, यह है दीर्घ स्वर संधि। पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा कि ह्रस्व या दीर्घ के तो आपका ह्रस्व स्वर आएंगे या दीर्घ स्वर आएंगे, अ, ई, उ के पश्चात इसके बाद में क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, ई और उ हो जाता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर यानी छोटों की मात्रा वाले शब्द और दीर्घ स्वर यानी बड़ों की मात्रा वाले शब्द, बड़ी की मात्रा बड़ों की मात्रा। ठीक है ना, इस प्रकार के शब्द आपके कौन से होंगे, दीर्घ स्वर होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, आ, ई, उ के पश्चात ये दोनों शब्द अगर आपको आते हैं तो दोनों मिलकर के आते हैं बड़ी की मात्रा, बड़ाओ की मात्रा या फिर आ की मात्रा बन जाते हैं। हम देखते हैं जो शब्द लिखा है आपके सामने, ये शब्द लिखा है मतानुसार। इस मतानुसार को हमने विच्छेद करा तो ये लिखा म त, यहाँ से त निकाला, अनुसार में से आ निकाला। ठीक है, तो अ प्लस अ ये दोनों मिलकर बड़ा आ का निर्माण कर देते हैं। ऐसा हमने लिखा देवागमन, तो देवागमन में देव शब्द में से हमने आ निकाला, ये आ गया, आ में से आ निकाला, ये आ गया, ये दोनों शब्द मिलकर आ का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से परीक्षार्थी में आप देखिए, परीक्षार्थी में से मैं बड़ा आ निकाला। ठीक है, अर्थी का ये आ निकाला, ये आ निकाल कर ये आ का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार से मुनिंद्र देखिए, मुनिंद्र में भी हमने मुनि में से नी छोटी की मात्रा आएगी, ये छोटी की मात्रा निकाली। इंद्र में ये छोटी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा निकाली, दोनों मिलकर बड़ी का निर्माण करते हैं। रजनीश में भी आप देखिए ये बड़ी दोनों मिलकर बड़ी का निर्माण। भानोदय में देखिए ये छोटा ऊ की मात्रा है, ऊ में ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण कर देते। वधुर में भी देखिए आप, वधु धा में बड़ा ऊ की मात्रा है, ऊ में बड़ा ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ का निर्माण कर देते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि पहचान क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि में आ, ई, उ के पश्चात क्रमशः आ, ई, उ आ जाता है तो दोनों मिलकर और आ, ई, उ का निर्माण कर देते हैं, बड़ी मात्रा बन जाती है। इसकी पहचान है, अगर आपको पहचानना है तो आप इतना ध्यान रखिए कि दीर्घ संधि में आ की मात्रा, दीर्घ संधि में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ों की मात्रा आपकी आती है। अब इतना ध्यान रखिए। ठीक है, क्या होगा दीर्घ संधि में देखिए यहाँ पे आ की मात्रा आई, यहाँ भी आ की मात्रा है, यहाँ बड़ी की मात्रा है और यहाँ बड़ों की मात्रा है। क्योंकि नियम आप कब तक याद करेंगे, कुछ हमको थोड़ा बहुत उसमें ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार के हम ट्रिक बना के उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाती है। तो दीर्घ संधि में कोई डाउट या कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दीर्घ संधि आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अपना इतना ध्यान रखना, बड़ा की मात्रा आ की मात्रा मिलती है, बड़ी की मात्रा मिलती है और बड़ों की मात्रा मिलती है, तो वहाँ पे आपका दीर्घ संधि हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो गई। स्वर संधि का अगला भेद हम देखते हैं, वो स्वर संधि का अगला भेद है आपका, वो है गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि में भी आप देखिए कि गुण संधि में क्या होगा, गुण संधि में यदि अ और आ, ठीक है, छोटा और बड़ा आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि की मात्राएं स्वर आते हैं, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए हो जाता है, ओ हो जाता है और अर हो जाता है। ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि की पहचान है। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा नर, नरेंद्र शब्द में अगर देखते हैं तो नर में से र में से हमने निकाला अ और इंद्र में से हमने निकाला ई, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ए की मात्रा बन गए। परमेश्वर में देखिए परम, परम में से हमने आ निकाला, ईश्वर में से हमने बड़ी ई निकाली, ये दोनों मिलकर बन गए ए।
परोपकार में से हमने पर में से र में से आ निकाला, उपकार में से हमने ऊ निकाला, ये क्या बन गया? ओ बन गया। ठीक है। और देव ऋषि में से देव में से व निकाला, ये व निकल गया। ऋषि में से हमने ऋषि की मात्रा निकाली, ये बन गया अर बन गया। तो ये कौन सी संधि होगा? आपकी गुण संधि होगी। क्या होगा? यदि आ के बाद ई उ और ऋषि स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। इसका वही पहचानने का तरीका है। किस प्रकार से पहचानेंगे? अगर आप देखें कि शब्द में ए की मात्रा आए, ओ की मात्रा आए, तो वह शब्द क्या होंगे? किस संधि के उदाहरण होंगे? गुण संधि के उदाहरण होंगे। कहीं कहीं ऋषि की मात्रा आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। तो ये आपका हो गया गुण संधि। अब स्वर संधि का अगला तीसरा प्रकार जो आता है वह तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जो है आपका देखिए अ और आ के बाद यदि ए और आई आए तो दोनों के मेल से आई की मात्रा या आई हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाते हैं। ये वृद्धि संधि का नियम है। देखिए एक शब्द हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा एक एक, क्या लिखा? एक एक, एक क का आधा आ निकाला, एक में से ए निकाला, ए आ और ए मिलाकर क्या बन गया? आई की मात्रा बन गई। सदैव में देखिए, सदैव में सदा में से दा में से हमने आ निकाला, ए में से हमने ए निकाला। ठीक है, ये बन गई आई की मात्रा। महेश्वर्य में से हमने महा में से ये आ की मात्रा आ गई, ये आ की मात्रा निकाली। ऐश्वर्य में से हमने आई निकाला, ये आई की मात्रा बन जाती है। वनौषधि में से व न निकाला, औषधि में से औ निकालिया, ये अ और ये औ। ठीक है, क्या बन गया? औ की मात्रा बन जाती है। औ की मात्रा है तो क्या बन जाता है? औ हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी वृद्धि संधि की पहचान है। आप इतना ध्यान रखिए कि वृद्धि संधि में अगर आई की मात्रा, किसकी मात्रा? आई की मात्रा या औ की मात्रा ये आती है तो ये वृद्धि संधि की पहचान होगी। क्योंकि आ की मात्रा, बड़े की मात्रा, बड़ों की मात्रा किस में आ गई थी? दीर्घ संधि में। ठीक है। ए की मात्रा, ओ की मात्रा गुण संधि में, और तीसरे वृद्धि संधि में आएगी आई की मात्रा और औ की मात्रा। मात्रा के हिसाब से भी हम स्वर संधि को पहचान सकते हैं। जो ट्रिक आपको अच्छे लगे उस ट्रिक से आप इसके नियम को याद कर सकते हैं। देखिए इसमें वृद्धि संधि में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई की मात्रा है, यहाँ पे आई की मात्रा है, महेश्वरी में आई की मात्रा है, और वनौषधि में भी औ की मात्रा है। दोनों मात्रा को देखने को आपको मिल रहा है। तो ये आपका हो गया स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। अब स्वर संधि का चौथा प्रकार हम देखते हैं। वो चौथा प्रकार जो आपका स्वर संधि का है वो है यण संधि। यण संधि का जो नियम है उसको पहचानने का तरीका आएगा, वो देखिए आप। यदि ई उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो ई और ई का हो जाता है आय हो जाता है, उ और ऊ का हो जाता है व और ऋषि का र हो जाता है। यह यण संधि की पहचान है। देखिए अत्यधिक शब्द लिखा हमने, अत्यधिक में देखिए लिखा अति, अति में से हमने निकाला छोटी ई, ये छोटी ई निकल गया। अधिक में से हमने निकाला अ, ये आ निकल गया। ई और अ मिलाकर क्या बन गया? यह बन गया। अत्याचार में देखिए हमने अत्याचार में से अति में तो छोटी की मात्रा निकाली, आचार में से हमने आ की मात्रा निकाली, ये ई और आ मिलाकर यह बन जाता है। प्रत्येक में हमने प्रति में से छोटी की मात्रा निकाली, ये छोटी की मात्रा, ये ए की मात्रा और ये बन गया। स्वागत में से हमने सु में से उ निकाला, आगत में से अ निकाला और ये वह बन गया। मात्राज्ञा में देखिए आप त्र मतलब ऋषि की मात्रा निकाली, आज्ञा में से आ निकाला और ये रा शब्द बन जाता है। ठीक है, तो ये यण संधि हो जाती है। यण संधि में जो पहचानने का आपका तरीका है उसको आप थोड़ा ध्यान रखिए कि यण संधि में एक तो क्या हो जाए कि शब्द आपके आधे हो जाते हैं। दूसरा प्रकार ये होता है कि य व
और र, ठीक है, क्या है, य व और र, इसके पहले शब्द आधे हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, हमने लिखा अत्यधिक, अत्यधिक में यह है, यह के पहले शब्द ता आधा हो गया। अत्याचार में यह है, इसके पहले शब्द आधा हो गया। प्रत्येक में यह है, शब्द आधा हो गया। और स्वागत में वह है, शब्द उसके पहले आधा हो जाता है। मात्राज्ञा में जो है ता के पहले शब्द आपका आधा हो जाता है। तो ये भी हो सकता है। तो जो यण संधि, इसको यण संधि है ये, ठीक है, यहाँ पे यण संधि है। यण संधि को पहचानने का नियम क्या है कि यण संधि को पहचानने का नियम ये होगा कि यण संधि में शब्द आपके आधे हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि यण संधि में य व र के पहले आता है, शब्द आधे हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका यण संधि हो जाता है स्वर संधि का। और स्वर संधि का आखिरी प्रकार जो पांचवा प्रकार है, वो पांचवा प्रकार है आपका अयादि संधि। देखिए अयादि संधि में भी पहचान आपकी है, परिभाषा है, यदि ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आउ आव हो जाता है, परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हमने शब्द लिखा नयन, नयन में से ने में से ए निकाला, अन में से आ निकाला, ए और आ बराबर आय शब्द हो जाता है। गायक में से गई, गई में से हमने आई निकाला, अक में से आ निकाला, ये आय शब्द हो गया। नायिका में से आई निकाला, ई और ये आई नायिका। और पावन में से पौ यानी औ निकाला और आ निकाला, ये क्या हो गया, आओ शब्द हो जाता है। ये आपका अयाद्य संधि के पहचान है। अयाद्य संधि में एक चीज़ ध्यान रखें आप कि अयाद्य संधि में केवल 3 शब्द आएंगे, अधिकतम 3 शब्द आपके अयाद्य संधि में आते हैं। दूसरी बात क्या है कि अयाद्य संधि में एक ही मात्रा, ऐ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्राएं नहीं आती हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की जो परिभाषा है, देखिए व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन के बाद स्वर, ये देखिए व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या पहचान है व्यंजन संधि, परिभाषा क्या है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आपने व्यंजन पढ़े, स्वर हमने पढ़े, अभी स्वर संधि में स्वर के प्रकार देख के आए थे, ठीक है। अब हम व्यंजन संधि में क ख ग घ इस प्रकार के आपके जो पंचम वर्ण आते हैं वो उसके व्यंजन संधि में भी आएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, व्यंजन संधि समझने से पहले आप प्रत्येक वर्ग के 5 जो अक्षर हैं उसको याद कर लेना। क वर्ग क ख ग घ इंग, ट वर्ग ट ठ ड ढ अणेवान, त वर्ग त थ द ध न। तो ये वर्गों को आप याद कर लेना क्योंकि इन्हीं वर्गों के हिसाब से हम व्यंजन संधि को पहचानेंगे। दूसरा बात आपसे मैंने कहा था कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला होता है, बिना स्वर के व्यंजन को हम लिख तो सकते हैं लेकिन बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों को बोल नहीं सकते हैं। जैसे आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर हम एक शब्द लिख देते हैं क, ठीक है, अगर हमने का को ऐसे छोड़ दिया तो एक का में ऑलरेडी आपका आ स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये स्वर रहित व्यंजन नहीं होगा। लेकिन अगर हमने का लिखा और का में हमने हलंत लगा दिया तो ये ऑलरेडी ये जो व्यंजन है आपका बिना स्वर के साथ बोला जाएगा। तो व्यंजन संधि ध्यान रखना, व्यंजन संधि में विच्छेद करते समय आपको हलंत का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप उस शब्द को उस वर्ण के आगे हलंत नहीं लगाएंगे तो आपका वर्ण क्या होगा, स्वर के साथ में उसको गिना जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का क्या होगा कि व्यंजन या स्वर के बाद व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उससे हम व्यंजन संधि कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं व्यंजन संधि के। देखिए आप उदाहरण, ठीक है, जैसे वागिश शब्द लिखा, वागिश में वाक, ठीक है, एक का में नीचे हलंत है तो इसमें आ नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना चीज का। तो क, ईश में ई बड़ी ई और ये दोनों मिलकर क्या बन गया, बड़ी की मात्रा बन जाती है। सज्जन सत ये त, और जन में ज आधा ज बन गया। उद्धार, उद्धार में देखिए उत
त निकाला, हार में से ये बन गया ध बन गया। इस प्रकार ये व्यंजन संधि आपकी होती है। ठीक है, अब व्यंजन संधि में भी कुछ नियम हैं। किस नियम के हिसाब से हम व्यंजन संधि को पहचानेंगे, तो अलग अलग प्रकार से व्यंजन संधि आपकी चलती है, वो नियम के हिसाब से हम व्यंजन संधि को समझते हैं। तो व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वह नियम देखिए आप। तो अब हम व्यंजन संधि के प्रकार समझते हैं। व्यंजन संधि में जो नियम है उस नियम के हिसाब से व्यंजन संधि को पहचानते हैं। इसका पहला नियम व्यंजन संधि का है कि वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण परिवर्तन। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था वर्ग के परिवर्तन याद करना है, का, खा, गा, घा, इंगा, च, छ, ड, ढ। तो प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, वो आप याद कर लेना उसको। ठीक है, तो किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ट, द, भ या चौथे वर्ण घ, झ, ड, ध, भ अथवा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से य, र, ल, व से होता है, होने पर उसी वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने आप में तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अगर पहला वर्ण क है तो क का ग हो जाएगा। ठीक है ना, क, ख, ग। च का है जो च का च, छ, ज। ट का है ट, ठ, ड और त का है त, थ, द। इस प्रकार से अपने आप में तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है क का ग होना। ठीक है, जैसे शब्द लिखा हमने दिग्गज। दिग्गज में क्या है, ये लिखा क अपने आप में तीसरा वर्ण में गया तो क, ख, ग, ये बन गया ग, दिग्गज शब्द हो गया। ठीक है, अजंत। अजंत में हमने अच लिखा, अच में ये पहला वर्ण है अच, च, छ, ज, तो च का तीसरा वर्ण च, छ, ज, ये अपने आप में ज में परिवर्तित हो गया, तो क का ग में हो जाता है। इसी प्रकार का ता में द देखते हैं, ता का द कैसे होता है, जैसे हमने लिखा भगवत भजन, भगवत भजन, तो भगवत में त वर्ण है। अब त वर्ण का तीसरा वर्ण देखिए तो त, थ, द, ये अपने आप में द में परिवर्तित हो गया। ठीक है, शटानन, तो शट ट है तो ट का तीसरा वर्ण है तो ट, ठ, ड, ये ड तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ठीक है, ये आप देखिए वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, अब पहला वर्ण कैसे परिवर्तन हो जाएगा, पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण कौन कौन से न, म से होता है तो उसके स्थान पर वर्ग का पांचवा वर्ण ड, इंग, न और म हो जाता है। जैसे देखिए, अब पांचवा वर्ण तो क का पांचवा वर्ण होगा क, ख, ग, घ, इंग। ठीक है, और च का पांचवा वर्ण तो च, छ, ज, झ, इ, इस प्रकार से आपके पांचवें वर्ण में चेंज हो जाते हैं। जैसे देखिए हम क का इंगा कैसे हो गया, देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा वांग्मय, तो वांग्मय में क लिखा है तो क का पांचवा वर्ण देखिए तो क, ख, ग, घ, इंगा, ये इंगा हो गया। ये इंगा है आपका, ध्यान रखिए आप, इंगा इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो ये आपका इंगा हो गया। ठीक है, त का द ना होना तो त शब्द लिखा है, जैसे जगन्नाथ लिखा तो त में से पांचवा वर्ण देखिए तो त, थ, द, ध, न, ये न में जगन्नाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, षटमुख में देखिए आप, षटमुख में तो ट लिखा है, ट का पांचवा वर्ण ट, ठ, ड, ढ, अणेवान, ये अणेवान में नाम में चेंज हो गया। तो वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इस नियम को याद करने के लिए आपको प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण याद करने होंगे, आप उसको याद कर लेना। ठीक है, अगला जो है छ संबंधी नियम। छ कैसे होते हैं, देखिए आप, देखिए किसी भी हस्त स्वर या आ के मेल से छ होने पर छ से पहले हम च जोड़ देते हैं। जैसे देखिए परिच्छेद लिखा है, परिच्छेद में ये लिखा है परि, इसका छ का च हो गया। ठीक है, अनुच्छेद में छ लिखा है तो छ का ये च हो गया। विच्छेद में छ लिखा है, छ का च। स्वच्छंद में छ लिखा है तो छ का च। ठीक है, ये छ संबंधी कुछ नियम थे, ये आपके हो जाते हैं। इसके बाद आप देखिए और व्यंजन संधि में कुछ आते हैं। त संबंधी नियम, ता कैसे बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, त के बाद यदि च छ हो तो ता का च हो जाता है। ता के बाद क्या हो, च हो, छ हो। तो देखिए ये लिखा हमने उच्चारण, ये लिखा त,
ठीक है, ये च तो क्या हो गया उच्चारण। ठीक है, ये लिखा सच्चरित्र सत तो ये च सच्चरित्र। त के बाद यदि ज झ हो तो त अपने आप में ज में बदल जाता है। देखिए सत त और ज तो क्या हो गया ज हो जाता है। उज्ज्वल में उत धन ज्वल तो ये उज्ज्वल हो जाता है। ये कुछ था संबंधी नियम थे, इनको आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो अपना आप निश्चित आपको याद हो जाएंगे। व्यंजन संधि में आपको व्यंजनों को जो 5 वर्ग होते हैं वो 5 वर्ग आप याद करिए। का वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, इस प्रकार वर्ग आपको याद करने के रहेंगे, क्योंकि पहला वर्ण 5 से परिवर्तित होगा, 5वां वर्ण जो तीसरे में चौथे में इस प्रकार का परिवर्तन होते जाएंगे। ठीक है, तो ये ता संबंधी नियम थे। व्यंजन संधि का एक ता संबंधी वर्ग हो जाता है कि ता का ला में कैसे परिवर्तित होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए ता के बाद अगर ल हो तो ता अपने आप ला में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत धन लास हो गया उल्लास, तत्व धन लीन ये तल्लीन हो जाता है। ता के बाद अगर श हो तो श जो है च और छ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत धन श्वास उच्छ्वास हो जाता है। सत धन शास्त्र क्या हो जाता है सच्चास्त्र हो जाता है। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि के नियम है। अगर आप वर्ण याद करेंगे, व्यंजन को याद करेंगे तो आप व्यंजन संधि को भी पहचान पाएंगे। अब अगली संधि याद की जाती है विसर्ग संधि। तीसरे संधि प्रकार कौन सा है? संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आपने विसर्ग पढ़ा होगा, इस प्रकार का जो चिन्ह आता है इसको हम विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए निराहार। ठीक है, तो निराहार में लिखा हमने निह धन आहार, ये कौन सा हो गया निराहार। ध्यान रखना विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हमको यह चीज देखना है। ठीक है, अगर ये शब्द आते हैं तो अपने आप उसका विसर्ग हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है नि धन आहार, विसर्ग स्वर में आया तो निराहार। धू धन आशा स्वर आया दुराशा। तपह धन भूमि, अब ये भू जो है आपका ये व्यंजन है, देखो तपोभूमि। मनः योग मनः और यो जो व्यंजन है ये मनः योग आपके हो जाते हैं। इस प्रकार के शब्द आपके क्या होते हैं विसर्ग संधि के पहचान है। ठीक है, विसर्ग संधि में क्या होगा कि स्वर के बाद में व्यंजन आने पर जो है विसर्ग परिवर्तित हो जाता है, उससे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, आप देखिए उसके भी कुछ नियम हैं, उस नियम को ध्यान में रखेंगे तो आप उसको पहचान पाएंगे। जैसे पहला नियम विसर्ग संधि का है वो है, देखिए विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, ओ कैसे होता है? यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब पहला वर्ण तीसरा वर्ण चौथा वर्ण आपको याद करने रहेंगे, आप उसको वर्णमाला में याद करें। जैसे शब्द लिखा मनोकूल मनोनुकूल, लिखा मनोनुकूल। अब मनः धन अनुकूल। ठीक है, ये लिखा है अधोगति, अधोगति में अधा धन गति, तो ये ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा है विसर्ग का र में हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा निह धन, क्या हो गया ये निर्धन हो जाएगा। आशी ही धनवाद, ये ध्यान में रखना, ये होगा आशीर्वाद। ठीक है, इस प्रकार आपके व्यंजन संधि में भी कुछ परिवर्तन है, वो आप देख लेंगे नियम किस प्रकार से हैं। ठीक है, इसके लिए वर्णमाला याद करना बहुत ही जरूरी रहेगा। तीसरा नियम विसर्ग संधि का है वो है, देखिए विसर्ग का श हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग श हो जाता है, आधा श बन जाता है। जैसे नि धन चिंत, क्या होगा निश्चिंत। निय धन छल, क्या हो गया निश्चल। दु धन शासन दुशासन और दु धन चरित्र दुष्चरित्र। ठीक है, इस प्रकार के आपके ये एक नियम विसर्ग संधि का लास्ट वाला है, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, और भी नियम है, आप जब तक वर्णमाला याद करेंगे
उसके बाद ही आपको नियमन याद होंगे। विसर्ग का स में हो जाना, विसर्ग के बाद यदि त थ हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, आधे स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए नमदन्ते, ताया ये होगा नमस्ते, मनदन्ताप ये ताया मनस्ताप, निहदन तेज ते आया निस्तेज, और दुहदंतर तो क्या हो गया ये दुस्तर। इस प्रकार के विसर्ग संधि के नियम हैं, ये नियम का ध्यान में रखेंगे तो आपको संधि निश्चित रूप से समझ में आएगी। इस प्रकार से हमने संधि के प्रकार देखे, संधि के भेद देखे, स्वर संधि के 5 प्रकार देखे, व्यंजन संधि के नियम देखे और विसर्ग संधि के नियम देखे। इनको समझने के लिए आपको वर्णमाला ज्ञान होना अनिवार्य है। थैंक यू।